नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बारीकी से नजर डाल रहे हैं जिससे सबको हिलाकर रख दिया था। मुंबई के पवई में एक स्टूडियो में बच्चों का ऑडिशन था और वो कैसे एक भयानक बंधक संकट बन गया। हाँ, ये वाकई दिल दहला देने वाली बात थी। 30 अक्टूबर 2025 की तारीख, पवई का आर्य स्टूडियो। एक आदमी, रोहित आर्य, 17 बच्चों और 2 वयस्कों को वहीं बंधक बना लेता है, एक ऐसी जगह पर जहां बच्चे तो शायद अपने सपने लेकर आए होंगे। हाँ, और हमारे पास इस पूरे मामले से जुड़े कई स्रोत हैं। अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, पुलिस के बयान हैं, कुछ चश्मदीदों की बातें भी हैं। ये सब मिलकर ना एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। जैसे रोहित आर्या कौन था, उस दिन असल में हुआ क्या, क्यों हुआ, पुलिस ने क्या किया और इस सब का मतलब क्या है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सारे पहलुओं को जोड़ें, इस पूरी घटना की गहराई से पड़ताल करें, इसके पीछे की कहानी, इसका असर सब समझें। तो फिर शुरुआत रोहित आर्या से ही करते हैं, है ना? आखिर ये आदमी था कौन जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है? देखो, जानकारी थोड़ी बिखरी हुई सी है। एक रिपोर्ट बताती है कि वो पुणे के कोथरूड रहने वाला था। उसके बूढ़े माँ बाप वहीं रहते थे और उसने खुद को फिल्म मेकर, वेब सीरीज डायरेक्टर ऐसा कुछ बताया था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पेंच है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन यानी IFTDA, उसने साफ कहा कि इंडस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई वेरीफाइड कनेक्शन नहीं। अच्छा। हाँ, तो सवाल उठता है कि ये फिल्म मेकिंग वाला दावा कितना सच्चा था? कहीं ये सिर्फ एक मुखौटा तो नहीं था? और ये शक तब और गहरा हो जाता है जब हम उसके पैसों वाले दावे पर आते हैं। एक अखबार के मुताबिक आर्या कह रहा था कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग पर उसकी कंपनी के करीब 2 करोड़ रुपए बकाया हैं। वो कोई प्रोग्राम थे ना, माझी शाला, सुंदर शाला और स्वच्छता मॉनिटर जैसे। लेकिन देखो, विभाग की कहानी बिल्कुल अलग है। उसी रिपोर्ट में विभाग कहता है कि भाई करीब 9.9 लाख, मतलब लगभग 10 लाख का पेमेंट तो हो चुका था और प्रोग्राम का जो दूसरा फेज था वो तो वैसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। अरे बाप रे! तो दावों में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ 2 करोड़ का दावा, दूसरी तरफ मुश्किल से 10 लाख का पेमेंट और प्रोग्राम रुका हुआ। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ पैसों का झगड़ा नहीं लगता। शायद सिस्टम पर भरोसे का टूटना हो या नजरअंदाज किए जाने का कोई गहरा एहसास, जो बाद में उसके वीडियो संदेश में भी थोड़ा झलकता है, वो वाली बात। बिल्कुल। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जानकारी कि पुलिस को शक है कि ये पूरा ऑडिशन ही एक धोखा था। बच्चों को तो कथित तौर पर अपहरण के सीन की शूटिंग का स्क्रिप्ट दिया गया था। ये सुनने में कितना अजीब है। हाँ, सही कहा। तो ये सारी कड़ियां अगर जोड़कर देखें तो ये अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता। ये एक प्लान तरीके से बुना गया जाल ज्यादा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री का झूठा नकाब, पैसों के झगड़े का एंगल, फिर बच्चों को निशाना बनाना और ऑडिशन के बहाने एक स्टूडियो में सबको इकट्ठा कर लेना, ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए अब सीधे उस दिन पर चलते हैं, 30 अक्टूबर 2025, पवई का आर्य स्टूडियो, महावीर क्लासिक बिल्डिंग में। उस दोपहर क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ ये सब? हाँ, तो दोपहर के लगभग 1:45 बजे 1:45 PM पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजती है। खबर मिलती है कि स्टूडियो के अंदर बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं और वो सब फंसे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया था। सिचुएशन गंभीर थी। और ये बच्चे, जैसा एक और रिपोर्ट में था, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए थे। सोचिए, 8 से 17 साल की उम्र के 17 बच्चे और साथ में 2 बड़े भी, सब एक वेब सीरीज ऑडिशन के लिए। क्या उम्मीद लेकर आए होंगे और कहाँ फंस गए बेचारे। स्टूडियो के अंदर का माहौल कैसा रहा होगा, इसकी तो कल्पना भी करना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र टाइम्स के अनुसार आर्य ने बच्चों को बड़े अजीब तरीके से ग्रुप्स में बांटा हुआ था। स्टूडियो, एग्जिट, रिटर्न ऐसे लेबल लगाकर, और कुछ बच्चों के हाथ और मुंह टेप से बांध दिए थे। जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। हाथ मुंह टेप से बंधे होना, बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस को बाहर कैसे अंदाजा लगा कि अंदर मामला इतना गंभीर है? कोई सुराग मिला? हाँ, एक चाय वाले से एक अहम जानकारी मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया ये भी। उसने देखा था कि कोई तथाकथित प्रोडक्शन असिस्टेंट बच्चों को कैटरिंग सप्लाई के बहाने से ऑडिशन के लिए बुला रहा था। ये छोटी सी बात शायद पुलिस के लिए सिचुएशन की गंभीरता समझने में काफी मददगार रही होगी। और इसी बीच रोहित आर्या ने अपना वो वीडियो संदेश भी जारी किया था। वो काफी महत्वपूर्ण था, है ना?
हाँ, बहुत मणिकंठोली ने उसके कुछ हिस्से छापे थे। वो कह रहा था, मैं रोहित आर्या हूँ, सुसाइड करने की जगह मैंने प्लान बनाया, बच्चे हॉस्टेज लिए हैं, मेरी मांग पैसा नहीं, बात करनी है, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। मतलब वो खुद को एक तरह से पीड़ित दिखा रहा है। कह रहा है कि आत्महत्या करने वाला था, पर उसकी जगह ये प्लान बनाया, और साफ कह रहा है पैसा नहीं चाहिए, बस बात करनी है। ये चीज़ उसके मकसद को और ज़्यादा उलझा देती है। क्या वो वाकई सिर्फ बात करना चाहता था, या ये दबाव बनाने का एक तरीका था? और शायद यही वजह थी कि पुलिस ने पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक इंस्पेक्टर और डीसीपी रैंक के ऑफिसर लगातार उससे फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझाने की, स्थिति को शांत करने की। लेकिन हाँ, साथ ही वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। ये भी पता चला कि बाथरूम की खिड़की या वेंटिलेटर के रास्ते अंदर घुसने की प्लानिंग भी चल रही थी। बैकअप प्लान तैयार था, हर पल कीमती था। सुना है अंदर कुछ और भी खतरनाक चीजें थीं। हाँ, खतरा कई गुना ज्यादा था, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि स्टूडियो के अंदर पेट्रोल मिला, रबर सोल्यूशन जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ था, कुछ केमिकल के कंटेनर थे, और एक एयर गन भी थी। और ऊपर से आर्या ने स्टूडियो को आग लगाने की धमकी भी दी थी। बच्चों की मौजूदगी में ये सिचुएशन तो मतलब कभी भी भड़क सकती थी। तो फिर वो निर्णायक पल कब आया जब पुलिस ने अंदर जाने का फैसला किया? ये तो बहुत जोखिम भरा रहा होगा। बिल्कुल जोखिम भरा था। करीब 3 घंटे तक ये बातचीत और तनाव का माहौल चला। फिर शाम को लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच पुलिस ने एक्शन लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, पुलिस अंदर घुसी तो आर्य ने कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाया, या शायद बच्चों या पुलिस की तरफ तान दी। उसी वक्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमोल वाघमारे ने एक लाइव राउंड फायर किया। गोली आर्या को लगी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये एयर गन और लाइव राउंड वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। कई जगह एयर गन का जिक्र है, लेकिन गोली असली चली। हाँ, ये एक नाजुक पॉइंट है और इसे वैसे ही देखना चाहिए। देखो, कई स्रोतों में एयर गन का जिक्र है, ये सच है, लेकिन एनडीटीवी जैसे स्रोत साफ कहते हैं कि एएसआई वाघमारे ने लाइव राउंड फायर किया, और वो भी तब जब आर्य कथित तौर पर या तो बंदूकों पर या पुलिस पर गोली चलाने वाला था, या मतलब सीधा खतरा पैदा कर रहा था। पुलिस का पक्ष यही था कि ये कदम बच्चों की जान बचाने के लिए, तत्काल सुरक्षा के लिए जरूरी था। उस तनाव भरे माहौल में जब अंदर पेट्रोल जैसी चीजें भी हों, फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। और सबसे जरूरी बात, बंधकों का क्या हुआ? बच्चे और वो 2 वयस्क। हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात यही थी। जैसा द इकोनॉमिक टाइम्स ने कंफर्म किया कि सभी 17 बच्चे और 2 वयस्क सब सुरक्षित बचा लिए गए। ऑपरेशन इस मायने में सफल रहा कि किसी भी बंधक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या था? क्या वो 2 करोड़ रुपए थे या कुछ और ही था? ये गुत्थी शायद पूरी तरह कभी सुलझेगी नहीं। जैसा हमने पहले कहा, पैसों का विवाद तो था, साफ दिख रहा है। लेकिन आर्य खुद अपने वीडियो में कह रहा था कि उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे सिंपल बात करनी है, कुछ नैतिक सवाल उठाने हैं। ये विरोधाभास ही उसके मकसद को इतना धुंधला बना देता है। हो सकता है ये पैसों के विवाद, वो नज़रअंदाज किए जाने वाला एहसास, और शायद कोई गहरी मानसिक परेशानी, इन सब का मिला जुला नतीजा हो, कौन जाने। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम क्या कहता है उसके बारे में, या ऐसी स्थितियों के बारे में? देखो, कई बातें उभर कर आती हैं। पहली तो विश्वास का घोर उल्लंघन। ऑडिशन तो भरोसे की जगह होती है, खासकर बच्चों और उनके माँ बाप के लिए। उस भरोसे को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, दबाव बनाने की एक चरम कोशिश। पब्लिक स्पेस, बच्चे, ये सब इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए चुने गए लगते हैं। और वो पेट्रोल, केमिकल, वो क्या दिखाते हैं? वो उसकी हताशा की गहराई दिखाते हैं। फ्री प्रेस जर्नल का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। और शायद ये भी कि वो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता था, या कम से कम इरादा तो रखता ही था। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। उसका वीडियो संदेश भी कुछ ऐसा ही दिखाता है। एक ऐसे आदमी की आवाज़ जो मानता है कि उसे सुना नहीं गया, नज़रअंदाज किया गया, और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुलिस ने भी उसकी बातों और हरकतों में अस्थिरता नोट की थी। प्लान भले ही बनाया हो, पर वो काफ़ी तर्कहीन लग रहा था। एक सवाल जो बार बार मन में आता है, उसने बच्चों को ही क्यों चुना? इसके पीछे मतलब बहुत भयानक कारण हो सकते हैं। बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका विरोध करना मुश्किल है ना? ऑडिशन का बहाना उनके और उनके माता पिता के लिए ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। और शायद सबसे अहम, बच्चों से जुड़ी किसी भी घटना पर समाज का, मीडिया का ध्यान तुरंत और बहुत ज़्यादा जाता है। इससे दबाव एकदम चरम पर पहुंचाता है। ये शायद उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा रहा हो। और ये ऑडिशन का बहाना ही क्यों? सिर्फ बच्चों को बुलाने के लिए,
या इसका कोई और मतलब भी था? ये उससे भी ज्यादा था मेरे ख्याल से। इसने उसे स्टूडियो में बिना किसी शक के एंट्री दिला दी, उसके असली इरादे पर पर्दा डाल दिया। और ये साफ करता है कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, इसके पीछे तैयारी थी, प्लानिंग थी। अब पुलिस की कार्रवाई पर थोड़ी और बात करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया तो काफी तेज थी, है ना? हाँ बिल्कुल। द वीक के अनुसार पवई पुलिस तो थी, साथ में क्विक रिस्पांस टीम, क्यूआरटी, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, सब फौरन हरकत में आ गए थे। ये दिखाता है कि सिस्टम ने खतरे को तुरंत भांप लिया था और रिस्पांस तेज था। और अंदर घुसने की उनकी रणनीति भी काफी सोची समझी लग रही थी। वो सीढ़ी लगाना, ग्रिल काटना। हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि कैसे फायर ब्रिगेड की सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ, बाथरूम की ग्रिल काटी गई और फिर टीम वेंटिलेटर के रास्ते अंदर दाखिल हुई। ये दिखाता है कि बातचीत अगर फेल होती है तो उनके पास प्लान भी तैयार था और उसे सटीकता से लागू करने की कोशिश की गई। हालांकि गोली चलाने के फैसले पर सवाल उठते हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे ऑपरेशनों के बाद होता है। हाँ, और ये सवाल उठना स्वाभाविक भी है। क्या कोई और रास्ता था? क्या स्थिति को बिना बल प्रयोग के संभाला जा सकता था? लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, इन सवालों को उस वक्त के हालात के संदर्भ में देखना जरूरी है। बच्चों की जान को सीधा खतरा, आर्य की धमकियां, वो ज्वलनशील पदार्थ, इन सब के बीच पुलिस को सेकंडों में फैसला लेना था और उनकी पहली प्राथमिकता तो बंधकों की सुरक्षा ही थी। और घटना के बाद जब थोड़ी शांति हुई तो कई बड़े मुद्दे और सवाल उभर कर सामने आए होंगे। सही कहा। आर्य की मौत ने बंधक संकट तो खत्म कर दिया, पर कई सवाल पीछे छोड़ गया। क्या बातचीत के सारे रास्ते वाकई बंद हो गए थे? लाइव फायर का इस्तेमाल कितना जरूरी था, खासकर वो एयरगन वाली रिपोर्ट के बीच? ये सवाल तो जांच का विषय बने। और वो शिक्षा विभाग वाला पैसों का विवाद, उसका क्या हुआ? वो मामला कहां तक पहुंचा? वो मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद से बढ़कर है। वो सिस्टम की खामियों की ओर इशारा करता है। सरकारी विभागों में पेमेंट की प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट्स का मैनेजमेंट, शिकायतों का निवारण, इन सब में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है ये मामला। अगर आर्या का दावा सही था तो उसे पैसे क्यों नहीं मिले और क्यों उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा? और अगर दावा झूठा था तो वो इतने कॉन्फिडेंस से ये सब कैसे कर रहा था? ये सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक तो दिखाता है। इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया भी अहम थी। IFTDA ने तो तुरंत कह दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनका बयान, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि आर्य का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे कोई भी इंडस्ट्री के नाम का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी कर सकता है, खासकर ऑडिशन जैसी प्रक्रियाओं में जहां लोग आसानी से भरोसे में आ जाते हैं। और इसने बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी, खासकर ऑडिशन के संदर्भ में। निश्चित तौर पर यह घटना एक कड़ी चेतावनी है कि ऑडिशन जैसी प्रक्रियाओं में बच्चों की सुरक्षा के लिए कितने मजबूत सिस्टम की जरूरत है। माता पिता की पूरी जानकारी और सहमति, आयोजकों का वेरिफिकेशन, सुरक्षा प्रक्रियाएं, इन सब पर ध्यान देना कितना जरूरी है। यहां तो ऑडिशन का नकाब ही खतरे का हथियार बन गया। अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो ये घटना हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये दिखाती है कि जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शिकायतें, उसकी हताशा, कमजोर लोगों जैसे बच्चों या असुरक्षित जगहों तक उसकी पहुंच और शायद अधूरी महत्वाकांक्षाएं एक साथ मिल जाती हैं और उसे अपनी बात रखने या समाधान पाने का कोई सही रास्ता नहीं दिखता, तो नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। मीडिया और आम लोगों में भी काफी गुस्सा और चिंता रही होगी। जाहिर है, फिल्म और टीवी जगत में हैरानी और सदमा था। माता पिता का गुस्सा और डर, वो तो स्वाभाविक था, और ऑडिशन प्रक्रियाओं को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य सबक या निष्कर्ष क्या निकलते हैं? क्या टेकअवेज हैं? सबसे पहला और शायद सबसे कड़वा सबक तो यही है कि विश्वास कितना नाजुक होता है और उसका कितनी बेरहमी से फायदा उठाया जा सकता है, खासकर जब निशाना बच्चे जैसे कमजोर लोग हों। दूसरा ये कि कमजोर निगरानी और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के चलते ऑडिशन या किसी पेशे का बहाना आसानी से एक खतरनाक जाल बन सकता है। और यहीं से तीसरा सबक निकलता है पारदर्शिता की अहमियत, चाहे वो सरकारी पेमेंट्स हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों या किसी व्यक्ति की पहचान का सत्यापन हो। साफ और मजबूत प्रक्रियाएं ऐसे जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकती हैं। जहां ये कमजोर होंगी वहां खतरा बढ़ेगा। संकट प्रबंधन के लिहाज से देखें तो पुलिस की कार्रवाई में प्राथमिकता तो सही थी। उस खास स्थिति में बच्चों की जान बचाने को सबसे ऊपर रखना जरूरी था और पुलिस की कार्रवाई उसी दिशा में केंद्रित थी। तात्कालिक खतरे को टालने में वो सफल रहे, ये मानना पड़ेगा। और एक बड़ा सवाल जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा,
क्या हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं लोगों को अपनी शिकायतें, अपनी कुंठाएं व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और असरदार मंच देती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग हताशा में ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही? ये वाकई गहरा सवाल है। जब बातचीत के रास्ते बंद महसूस होते हैं तो हताशा बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है। हमें ऐसे रास्ते बनाने और खुले रखने होंगे जहां लोग अपनी बात कह सकें, उनकी सुनवाई हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ये थी पवई स्टूडियो बंधक संकट की परत दर परत कहानी। एक ऑडिशन की उम्मीद से शुरू होकर डर, आतंक और अंत में एक दुखद अंत तक का सफर। इसने व्यक्तिगत त्रासदी के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं की कमियों और समाज के कुछ असहज सवालों को भी सामने लाकर रख दिया। और अंत में एक विचार जो हमारे स्रोतों में भी उभरा है, लेकिन जिस पर शायद तत्काल घटनाक्रम के शोर में उतना ध्यान नहीं जाता, वह है बचाए गए बच्चों पर इस हादसे का लंबे समय तक रहने वाला मनोवैज्ञानिक असर। एक स्रोत ने कहा भी है, बच्चे मुश्किल से भगाए गए, लेकिन जीने के बाद उनके मन में क्या रह गया? ट्रॉमा का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, हमें उस पर काम करना होगा। ये सचमुच सोचने वाली बात है। शारीरिक रूप से बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके कोमल मन पर उस खौफनाक अनुभव के जो निशान रह गए होंगे, उनका क्या? उस अदृश्य चोट को भरने के लिए शायद लंबे समय तक सहारे और देखभाल की जरूरत होगी। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।